मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम गिल्लू नामक पाठ समाप्त किए थे। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ गिल्लू नामक पाठ के बारे में कोई भी समस्या नहीं तो डिफिकल्टीज थे तो और आपको जो मालूम नहीं हुआ है उसके बारे में कक्षा में आते ही आप मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ मैं आपको आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश करता हूँ जब आप कक्षा में आते हैं, वापस आते हैं। आज आपको प्रश्नोत्तर तथा ग्रामर के हिस्सा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप तक तो एक वीक पहले ही आप तक PDF के माध्यम द्वारा यहाँ नोट्स पहुँच चुके हैं। देख लीजिए, यदि समस्या है तो कह दीजिए, नहीं तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम प्रश्नोत्तर ग्रामर के बाद इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखिका ने कवि को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? क्योंकि यहाँ एक साथ समाधारित है, एक साथ अनाधारित, एक साथ अति सम्मानित, एक साथ अति अवमानित पक्षी होने के कारण से इसे विचित्र पक्षी कहा है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? दीवार और गमले के बीच में वहाँ पड़ा था, चिपका पड़ा था, गमले को चिपका पड़ा। लेखिका ने गिल्ले को गांव पर क्या लगाया? पेंसिलिन का मरहम लगाया, पेंसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? गिल्लू, वेरी इंपॉर्टेंट है, गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघुगात्र किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुगात्र लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण और अति 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 आसान प्रश्न है, काजू। इसका उत्तर है काजू। लेखक ने किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना होने के कारण से आहत होकर अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी की जीवितावधि सामान्यतः कितनी होती है? 2 वर्ष की। गिलहरी का समाधि कहाँ बनाई गई? गिलहरी का समाधि सोनजोई की लता के नीचे बनाई गई। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। आपको याद रहना है बच्चों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन है। 3 मार्क के लिए जरूर पूछते हैं। 2-3 वाक्य नहीं तो 3-4 वाक्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको यहाँ 5 और 4 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़कर रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे जो नज़रों से यह 3 मार्क के लिए नहीं तो 4 मार्क के लिए अवश्य पूछने वाले प्रश्नों में एक है। क्योंकि क्या है, यहाँ प्राणी दया और ह्यूमैनिटी नजर आते हैं, मानवता नजर आते हैं। इसलिए लेखिका का गिलहरी किस स्थिति में दिखाई दी? आप लिख सकते हो, PDF में है, वहाँ देखकर लिखिए। लेखिका ने गिल्लों का प्राण कैसे बचाया? लेखिका ने ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या कर सकता? पैरों तक आकर पर्दे पर सर से चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। जब तक यह क्रम चलता ही रहता था तब तक लेखिका उठती नहीं है। वर्मा जी को चौंकाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक और बात, पर्दे के चुनौटे पर, लता के पत्तों के नीचे, वहाँ यहाँ सभी जगह पर चिप जाता। लेखिका के गैर हाजिर में जो झुंड के नेता बनकर उनके साथ खेलता कूदता, ये सभी गिल्लू के कार्यकलाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौंकाना, आकर्षित करना, लिफाफे के बंद रहना, ताली में खाना और काजू चुप कर भूख लगने पर यह सभी संदेश देना। आप यहाँ ही नहीं है, जो मैंने दिया है ना वही लिखना है, ऐसा नहीं है। लेखिका गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में आप जो कुछ भी लिख सकते हो। किताब में आए हुए सभी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो कार्यकलाप यानी ये नहीं मारता है एनोदर बगे बने। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? केवल वहाँ मैं दिया हूँ आपको, शायद ताली के पास बैठकर उसे गाना सिखाया और लिफाफे के बंदर रहकर दोनों पंजों को खड़े रहकर देखना सिखाया और बहुत प्यार करना भी सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। वो जिस दिन गिल्लू मर गई, वो जो अंतिम दिनों के बारे में
महादेवी वर्मा जी के ममता का वर्णन कीजिए। यहाँ भी एक ममतापूर्ण जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्लीज वहाँ भी देख कर रखिए। रिक्त स्थान पर यहाँ भी डैश विचित्र पक्षी है, काक का वसुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। यहाँ भी एक विचित्र पक्षी है काक का वसुंडी। उसी वीक में मुझे डैश में आग होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, मोटा दुर्घटना से। और नेक्स्ट है बिल्लू का जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत से डैश है, जीव है, पशु पक्षी है, सॉरी बहुत सारे पशु पक्षी है। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अनुरूप शब्द लिखिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, 8वीं कक्षा के बच्चे हैं तो आपको कह सकते हैं, लेकिन 9वीं कक्षा के छात्र होने के कारण से आपको ये सभी कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अनुरूप शब्द यानी एक तरह का संबंध दूसरे संबंध से किस तरह रहते हैं उसी तरह लिखना है। देखिए 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म 1987 में क्या हुआ? 1987 में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हुआ। गुलाब पौधा है तो पौधा है, यहाँ पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, यहाँ पौधा है। सोनजुरु क्या है? सोनजुरु एक लता है। हंस सफेद है, कौवा क्या है? कौवा काला है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू क्या है? चिक चिक। कोयल मधुर स्वर है तो कौवा कर्कश स्वर है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया जा सका। ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರ ನಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಉಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसके ताली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಾಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಕೂರುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು ಅಥವಾ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು। ಗಿಲ್ಲು ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ರಖಿ ಸುರಾಯಿ ಪಾರ್ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾಗ ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು। ದಿನ್ ಭರ್ ಗಿಲ್ಲು ನೆ ನ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ। ದಿನ್ ಭರ್ ಗಿಲ್ಲು ನೆ ನ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ। ಇಡೀ ದಿನ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗೂ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। दिए हुए शब्दों का संबंध पुल्लिंग के आग में स्त्रीलिंग लिखे, देखिए वहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आपको चुनकर लिखना है। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। यह आपको याद रहना है कि कुतिया कैसे लिखते हैं। यहाँ कुत्ता शब्द में डबल तो नहीं लिखना है, कुतिया इतना ही लिखे तो काफी है। खाली जगह भरिए एक वचन को बहुवचन रूप में किस तरह बदलाव करते हैं आपको देखना है। आपको मालूम है ये सभी। उंगली कैसे चेंजेस करके देखिए। उंगली अत्यंत महत्वपूर्ण है। उंगली को बहुवचन रूप में बदलाव करते वक्त उंगलियां, यहाँ लकार बड़ा था, यहाँ लकार छोटा हो गया। आपको यहाँ थोड़ा सा याद रहना है, उतना याद रहे तो बाकी सभी आसान है। आपको आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आंख आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियाँ, यहाँ भी की का छोटा करना है। फूल इटसेल्फ, पंजा पंजे, कौवा कौवे, लिपाप लिपापे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। उसी के अनुसार प्रेरणात्मक रूप कैसे बदलाव करते हैं ये आपको देखना है। प्रेरणात्मक रूप में किस तरह बदलाव होते हैं आपको मालूम है। पहला अक्षर दीर्घ रहे तो उसे ह्रस्व में, प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक लिखते वक्त आपको ह्रस्व में बदलाव करना है। जैसे चिपकना, यहाँ ह्रस्व है ची, यहाँ आपको याद रहना है चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। देखना, एकार है दे, यहाँ दीर्घ है, वह कैसे रस्मों में बदलाव होते देखिए। दिखाना, दिखवाना। बेजना, बिजाना, भिजवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। यहाँ सो है, सो देखिए ओकार है, यहाँ दीर्घ है,
उसको कैसे रस्म में बदलाव करना है। सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, दोना दुलाना दुलवाना, कोलना कुलाना कुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना और सीना सिलाना सिलवाना। शिकार देखिए यहाँ दीर्घ है, आपको छोटा करना है रस्म में मतलब। सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बंटाना बंटवाना, मांझना मंजाना मंजवाना, जांचना जंचाना जंचवाना। और विलोमार्थ लिखना है, निकट दूर है, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना। उतरना लिखिए उतरना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उतरना मतलब इडियुವುದು। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित। यहाँ उपसर्ग आकर उपसर्ग आकर जोड़ा है। विश्वास अविश्वास, यहाँ उपसर्ग आकर यहाँ बदलाव किया है। प्रिय प्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ। और ईमान बेकार आकर इसमें बदलाव किया है। ईमान बेईमान, होश बेहोश, कबर बेकबर, चैन बेचैन। बलवान, यहाँ देखिए प्रत्येक आकर किस तरह बदलाव करते हैं। बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन। धन निर्धन, यहाँ उपसर्ग नी आकर इस तरह बदलाव करते हैं। देखिए निर आकर धन निर्धन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण। उसी तरह समानार्थक शब्द लिखना है, वहाँ बॉक्स में है, उसको है आपको पहचानना है। उपचार चिकित्सा इलाज, गात्र शरीर देह, विस्मय अचरज आश्चर्य, खोज तलाश ढूंढ, आहार खाना भोजन, हिम्मत साहस धैर्य। यहाँ आपको याद रहना है। उसी तरह कारक आते हैं। कारक में क्या बदलाव करना है, आपको कारक के बारे में मालूम है। कारक में कितना प्रकार है? कारक में 8 प्रकार है। 8 प्रकार है कारक, 8 प्रकार। बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कारक में कौन कौन से जो कारक को क्या क्या विभक्ति प्रत्यय लिखना है। कर्ता ने, कर्मा को, करण से, संप्रदान, के लिए, अपादन से, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में पर, अधिकरण में पर और संबोधन के, अरे, हे, अरे, ये सभी संबोधन में आते हैं, याद रहना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादन से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे। बच्चों यहाँ याद रहना है आपको, यहाँ नेकार है, आपको नेकार को, से, के लिए, से, का, के लिए, में, पर, के, अरे, इतना याद रहना है आपको। फिर कर्ता ने कर्मा को करण से, यहां से भी आपको मालूम है, लेकिन यहां स से और से है, या इसमें थोड़ा सा बदलाव मतलब डाउट है आपको। यहां द्वारा, किसके द्वारा मारा, यहां अलग होना, अलग होते हैं। देखिए से इस तरह, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, करण कारक है। अपादन कारक में क्या लाना है, देखिए अलग होना है। वह पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ और पत्ता दोनों अलग हुए हैं, इस तरह है। इस तरह रहने वाले, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम उदाहरणों को देखेंगे। यहाँ आपको
कंठस्थ कर रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादन से, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन के करे। इसमें बहुत सारे हैं, बाकी सभी ज़्यादा से ज़्यादा यही आते हैं, यही कारक आते हैं, आपको याद रहना है। इतना हम कारक के बारे में चर्चा किए हैं। कारक के बारे में चर्चा करने के बाद में पुस्तक में आए हुए वाक्यों को देखेंगे। गमले के चारों ओर, गमले के चारों ओर के, यहाँ गमले के यहाँ, गमले के यहाँ संबंध है, का के कार्य है। और मुंह में एक बूंद पानी गिरा, मुंह में, देखिए मुंह में एक बूंद पानी गिरा, वह मेकार रहने के कारण से यह अधिकरण कारक है। गिल्लू को पकड़कर को कर्म कारक है, गिल्लू को पकड़कर जीवन का प्रथम वसंत आया, का यहाँ आने के कारण से का है। और खिड़की की जाली खुल गई, संबंध कारक की, खिड़की की। और मैंने किले निकाल कर, मैंने किले निकाल कर, मैंने करता कर। और झूले से उतर कर, झूले से उतर कर, नोड़े यहाँ झूले से उतर कर, झूले सपरेट ಮಾಡೋದು, झूले सपरेट ಮಾಡೋದು, तो ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಪಾದಂತ। सुराही पर लेट जाता, सुराही यानी पर के कारण से यहाँ अधिकरण कारक। कुछ पाने के लिए, संप्रदान के लिए, कुछ पाने के लिए, यहाँ आपको याद रहना है। पशु पक्षियों का नाम ढूंढकर लिखना है, वहाँ आपको कोष्ठी है, उससे आपको पशु पक्षियों का नाम ढूंढकर लिखना है। जैसे पहला वन है मोर, मोर है, कुत्ता है, मयूर है, गरुड़ है, कबूतर है, हंस है, बिल्ली है, कौवा है। सातवें ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, मोर, हंस, कुत्ता, मयूर, गरुड़, कबूतर, बिल्ली, कौवा, आपको याद रहना है। संधि आते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, संधि आते हैं। अगला पार्ट है संधि। संधि विच्छेद करके लिखिए। मैं यहाँ पहले पुस्तक में जो है ना उसको बदला लिख कर देता हूँ, उसके बाद में हम किस तरह इसको संधि कहते हैं, क्योंकि क्या है समय की मद्देनजर रखकर, क्योंकि मुझे संधि करने के लिए लगभग 2 क्लास चाहिए, वह किस तरह कहते हैं उसके बारे में भी कहता हूँ। हर एक संधि के बारे में विचार करेंगे हम। संधि, संधि नाम लीजिए, संधि। बच्चों संधि के बारे में आपको यहाँ प्रश्नोत्तर भी नहीं आए हैं, और आने वाली परीक्षा में या शायद संधि के बारे में आपको प्रश्नोत्तर आ सकते हैं। पहले ही आपको याद रहना है, FA1 में आपको जो संधि से पहले है ना वो सब कुछ है, कारक हो या विलोम शब्द हो, ये सभी आपको परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन संधि को छोड़कर बाकी सभी आपको परीक्षा में आने की उम्मीद है। और आपको याद रहना है, कन्नड़ में अनुवाद करना है और अनुरूप शब्द लिखना है, और साथ ही साथ एक वाक्य का, 2 वाक्य का, ये सभी प्रश्नों से है। केवल पुस्तक के अंत का प्रश्न पूछते हैं ऐसा नहीं है, उससे बदलाव कर बीच का भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पुस्तक में पढ़ना है। संधि हिंदी व्याकरण के वैशिष्टता है। आपको कन्नड़ या संस्कृत में आपको पढ़ना है तो आपको बहुत सारे संधियों का अध्ययन करना पड़ता है। कन्नड़ संधि, कन्नड़ स्वर संधि, कन्नड़ व्यंजन संधि, संस्कृत स्वर संधि, संस्कृत व्यंजन संधि, ये सभी है, लेकिन हिंदी में इतना कष्ट नहीं है, आपको बहुत आसान है, आप आसानी से संधि को पढ़ सकते हैं। हिंदी में संधि में कितना प्रकार है, संधि में प्रकार के बारे में जानना है तो एक स्वर संधि है। मैंने कहा था आपको पुस्तक का पहले कर देता हूँ, उसके बाद में यस ओके। तत्त प्लस तल्लीन है, तत्त प्लस लीना, तल्लीना, ये थोड़ा सा अपवाद है, फिर भी आप लोग लिख कर रखे हैं। तत्त प्लस लीना, तल्लीन, ऐसे स्प्लिट करते हैं, तल्लीन आपको याद रखना है। और सदगति, सत्य प्लस गति, सदगति है, वो कैसे जो उसका
विवरण कहते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन देते वक्त कह देता हूँ। सत प्लस गति सदगति। देन सज्जन, सत प्लस जना सज्जन। दिगंबरा, दिग प्लस अंबरा दिगंबरा। चिदानंदा, चित्त प्लस आनंदा चिदानंदा आपको लिखना है। और संधि, स्वर संधि अलग लिखना है, व्यंजन संधि अलग लिखना है। व्यंजन संधि और स्वर संधि में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं बाद में। यहाँ सदाचार, यहाँ व्यंजन संधि है। गिरीश स्वर संधि है। वागीश व्यंजन संधि है। इत्यादि स्वर संधि है। सदैव स्वर संधि है। नयन स्वर संधि है। जगन्नाथ व्यंजन संधि है। महोत्सव स्वर संधि है। सरदर्शन व्यंजन संधि है। जगन्मोहना व्यंजन संधि। इस तरह रहने वाले संधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट अभी हम संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, संधि किसे कहते हैं? आप पेज नंबर 179 में इसका विस्तृत अध्ययन है। संधि का अर्थ होता है मेल। दो वर्णों या अक्षरों का मेल होने से विकार को संधि कहते हैं। आपको याद रहना है, दो वर्ण यहाँ मेल होते हैं। समास में दो शब्दों का मेल हो जाते हैं, यहाँ दो वर्ण यानी अक्षरों का मेल हो जाते हैं। मेल होने से संधि का बदलाव आते हैं। इसमें हमें देखना है तो संधि में कितना प्रकार है, तो यह है उसका संधि का वंश लक्ष्य देखना है, नहीं तो उसका विवरण देखना है। तो इसमें स्वर संधि है, उसके बाद में व्यंजन संधि आते हैं, और इसके बाद में विसर्ग संधि आती है। बच्चों, यहां जानना अत्यंत अनिवार्य है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये दो ही प्रकार है, लेकिन इसके लिए 5 प्रकार है। आप कन्नड़ में नहीं तो संस्कृत में देखना है तो आपको कितना प्रकार आते हैं। स्वर संधि में प्रकार, व्यंजन संधि में प्रकार, विसर्ग संधि में प्रकार, लेकिन हिंदी में यहाँ नहीं है। स्वर संधि में 5 प्रकार, व्यंजन संधि में यहाँ एक ही प्रकार, विसर्ग संधि यस एक ही प्रकार। स्वर संधि में क्या कौन कौन से प्रकार आते हैं? देखिए, अ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, आ गुण संधि, ई वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यहाँ भी एक स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार को देखना है तो ई, यहाँ देखना है तो यज्ञ संधि। बच्चों क्या कहना है? यज्ञ संधि। और ऊ देखना है तो अयादी संधि, अयादी संधि। अयादी संधि यहाँ संधि आपको इसमें कन्नड़ में नहीं तो संस्कृत में, कन्नड़ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अयादी संधि एक विशिष्ट प्रकार की संधि है। इस संधि के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम इतना ही आपको संधि में अध्ययन करना है। एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। संधि में कितना प्रकार है? संधि में 3 प्रकार है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में कितना प्रकार जानना है तो एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। इतना हम स्वर संधि के बारे में आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पहले चर्चा करेंगे। व्यंजन नाम से ही आपको पता चलता है व्यंजन संधि क्या
समय की अभाव के कारण से जो जितना समय आज है वह उसमें मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि खत्म करने के लिए कोशिश करता हूँ। और इसमें हम देखना है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न का उत्तर में आपको हमारे जो परिणाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न स्वर संधि के ऊपर ही उठते हैं। स्वर संधि का पॉइंट आउट करने का तरीका भी बहुत आसान है। व्यंजन संधि पूछे तो आपको लिखना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कम ही पूछते हैं और विसर्ग संधि में बहुत कम ही पूछते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन का मेल हुए तो, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन मेल हुए तो उसे व्यंजन संधि कहलाता है। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब बहुत इजी है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। आसान है और कुछ उदाहरण दिया है, देखिए दिक प्लस गजा, गजा, दिक गजा कैसे बताओ, देखिए दिक गजा मुझे यहां देखना है। यहां देखिए दिक यहां व्यंजन है, गगा लास्ट, यहां व्यंजन है गगा, यहां व्यंजन भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, लेकिन यहां व्यंजन रहना ही है लास्ट वर्ड। व्यंजन रहे तो दिक प्लस गजा, दिक गजा। गगा के बदले में उसका ही तीसरा वर्ण गकार आएगा, नहीं तो पांचवा वर्ण आते हैं। आपको याद रखना है, वही जकार के बदले में उसका ही तीसरा वर्ण जकार, नहीं तो पांचवा वर्ण आते हैं। ज्यादा से ज्यादा गकार और इसमें पांचवा वर्ण आना बहुत कम है। नेक्स्ट है गकार के तीसरा वर्ण है जकार और नकार। जकार के तीसरा वर्ण है जकार, नहीं तो नकार। याद है, इतना आपको याद रहना है। गकार के बदले में गकार आते हैं, यहां देखिए गकार के बदले में गकार आते हैं, गकार के बदले में गकार आते हैं, चकार के बदले में जकार आते हैं, डकार के बदले में डकार आते हैं, डकार के बदले में डकार आते हैं, डकार के बदले में नकार भी आ सकते हैं, डकार के बदले में नकार भी आ सकते हैं। देखिए हम किस तरह यह बदलाव किया जाता है। आपको पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको पुस्तक में उदाहरण दिए हैं, उनको देखना है तो आप देखिए प्लीज। दिगंबरा, दिगंबर में देखिए गकार आया, आपको स्प्लिट करते वक्त आपको सोचना है इसका व्यंजन गकार ही रहना है, क क ग तीसरा वर्ण। शकार है, जकार ही रहना है। जैसे अजंता, अजंत में अच प्लस अंतर अजंता, चकार जकार आया, आपको याद रहना है। और तीसरा वर्ण है आपका, देखिए सदगति, सदगति वकार के बदले में मकार, आपको याद रखिए वकार के बदले में ब लगाते हैं, नहीं तो मां। यस ओके, वहां देखिए कौन सा है, दिगंबर हुआ सदगति, सत प्लस गति तकार गति, सदगति। और उसके बाद में एक और है चिदानंदा, चित प्लस आनंदा चिदानंदा, और सज्जना, सत प्लस जना सज्जना, सच प्लस जना भी होता है वहां, सच प्लस जना सज्जना। उदाहरण देखिए दिक प्लस गजा दिग्गजा, सत प्लस वाणी सद्वाणी, अच प्लस अंता अजंता, तत् प्लस रूपा तद्रूपा, वाक प्लस जला जाला वाग्जाला, और सट प्लस दर्शना संकर्षणा, चट प्लस मुखा षण्मुखा। ये सभी व्यंजन संधि के लिए उदाहरण है। आने वाले कक्षा में हम विसर्ग संधि तथा स्वर संधि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अपना परीक्षा में आप अच्छी अंक प्राप्त करके अपना भविष्य और भी उज्जवल कर दीजिए। यही शुभकामना के साथ आज की कक्षा समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।